गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जल संग्रहण के बारे में पढ़ेंगे। जल हमारे जीवन के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हमारा जीवन हो ही नहीं सकता यदि जल ना हो। ठीक है, तो जल हमें पता है, जैसे अब परिस्थिति ऐसी आ चुकी है कि जनसंख्या बढ़ रही है, मांग बढ़ रही है, लेकिन आपूर्ति उस हिसाब से नहीं बढ़ पा रही है। हम जानते हैं कि जो पृथ्वी का तापमान है वो निरंतर बढ़ रहा है। हम ये जानते हैं कि पृथ्वी का 2/3 भाग जल है, लेकिन वह जल पीने लायक जल नहीं है, वह खारा जल है। पीने लायक जल की कमी निरंतर पृथ्वी पे बढ़ती जा रही है। इस समस्या का हल है जल का संग्रहण करना, और ये जल का संग्रहण जो मुख्य स्रोत है वो वर्षा ही है। जो हमारी नदियां हैं वो तभी रिचार्ज हो सकती हैं, यानी उनमें पानी तभी आ सकता है जब वापस से क्या होंगी, वर्षा होगी। तो जल के संग्रहण में सबसे मुख्य बात जो है वो है वर्षा के जल को हम किस प्रकार से संग्रहित कर सकें। तो आज के टॉपिक में आपने हेडिंग लिखनी है जल संग्रहण। तो इसके बारे में आप लिखेंगे। सबसे पहले इसमें आपने ये तो आपकी मेन हेडिंग हो गई। नेक्स्ट जो हेडिंग आएगी वो है जल संभर प्रबंधन। जल का मतलब आप समझते हैं, जल संभर का मतलब है मिट्टी। ठीक है, देखिए मिट्टी जल को अवशोषित करती है। जल अगर मृदा नहीं होगी, मिट्टी नहीं होगी, तो जल सारा का सारा बह करके नदियों में या समुद्र में मिल जाएगा, तो वो हमारे पीने लायक नहीं रहेगा। तो मिट्टी ही ऐसी है जो जल को सोख करके रखती है, या मिट्टी पे उगने वाले जो पौधे होते हैं उनकी जड़ें जल के कणों को सोख करके अवशोषित करके रखती हैं। तो न केवल जल को संग्रहित करने की आवश्यकता है, बल्कि साथ साथ में मृदा को भी संरक्षण करने की आवश्यकता यहाँ पर है। तो इसको कहते हैं हम जल संभर प्रबंधन। तो इस हेडिंग में आपने लिखना है जल संभर प्रबंधन में मिट्टी एवं जल संरक्षण पर जोर दिया जाता है, जिससे कि जैव मात्रा उत्पादन में वृद्धि हो सके। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखना है इसका प्रमुख उद्देश्य भूमि एवं जल के प्राथमिक स्रोतों का विकास करना। द्वितीयक संसाधन, कौन है वो द्वितीयक संसाधन, जैसे पौधे और जंतुओं का उत्पादन इस प्रकार करना जिससे पारिस्थितिक असंतुलन पैदा ना हो। देखिए हम चाहे पौधे हों चाहे जंतु, हम सब किस पे निर्भर करते हैं, जल पर निर्भर करते हैं। तो ये जल तभी बना रह सकता है जब इसको रोकने के लिए, इसको सोखने के लिए मिट्टी होगी, मृदा होगी। तो अगर मृदा नहीं होगी, जल नहीं होगा, तो कोई भी जीवन यहाँ पर संभव नहीं हो सकेगा। नेक्स्ट पॉइंट आपने लिखना है जल संभर समुदाय का उत्पादन एवं आय बढ़ता है। ठीक है, सॉरी, इसमें आप जल संभर से पहले आपने लिखना है इससे, ठीक है, इससे जल संभर समुदाय का उत्पादन एवं आय बढ़ता है, और इसकी जगह और सूखे एवं बाढ़ को भी शांत किया जाता है। ठीक है, तथा निचले बांध एवं जलाशयों का सेवा काल भी बढ़ाया जाता है। ठीक है, तो जल संभर से क्या होगा, जो समुदाय यानी ऐसी जनजातियाँ, ऐसे लोग, ऐसे समुदाय जो आज भी पुराने तरीक़ों से जल और मृदा दोनों का संरक्षण करते हैं, जब वो जल संभर में काम करेंगे तो इससे उनकी आय भी बढ़ेगी, उन्हें थोड़ा पैसा भी मिलेगा, और वहाँ उस परिवेश में जहाँ जल संभर दोनों का संरक्षण किया जा रहा है, वहाँ सूखे जैसी परिस्थिति या बाढ़ जैसी स्थिति को भी कंट्रोल में किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आप लिखेंगे जल संग्रहण की विधि। नेक्स्ट हेडिंग आपने लिखनी है जल संग्रहण की विधि। तो हम कैसे कर सकते हैं, इसमें आपने लिखना है जल को निम्न रूप में संग्रहित किया जा सकता है। ठीक है, नंबर 1 है इसमें छोटे छोटे गड्ढे खोदकर उनमें जल संग्रहित किया जा सकता है। सेकंड है झीलों का निर्माण करके। तीसरा है साधारण जल संभर व्यवस्था की स्थापना करके। नेक्स्ट है मिट्टी के छोटे बांध बनाकर। नेक्स्ट रेत तथा चूने के पत्थर के संग्राहक बनाकर। और नेक्स्ट है घर की छतों से जल एकत्र करके।
ठीक है। इन कुछ छोटे छोटे विधियों के द्वारा जो जल है, जो वर्षा का जल है, हम उसे संरक्षित कर सकते हैं। छोटे मोटे गड्ढे खोद सकते हैं जहाँ पे वर्षा का जल संग्रहित हो सकेगा, या झीलें बना सकते हैं। झीलें वही होती हैं जब आप उसको बड़े गड्ढे का स्तर जो है वो थोड़ा ज़्यादा उससे चौड़ा कर दें, बड़ा कर दें, या सिंपल जल संग्रहण कर सकें। छोटे बांध बना सकें जहाँ हम पानी को रोक सके हैं, या रेत और चूने की ऐसे टंकी बना दी बड़ी सी, वहाँ पानी संग्रहित कर सकते हैं। नहीं तो सबसे सिंपल है, घर की छतों पर टंकी बना दी, फिर उसे पाइप के द्वारा क्या करा, ज़मीन में ला करके और नीचे मिट्टी में इसको इस जल के वर्षा के जल को हम संग्रहित कर सकते हैं। ठीक है। तो इसकी कुछ प्रमुख विधियाँ आप उदाहरण में लिख सकते हैं, उदाहरण में आप लिख सकते हैं। ठीक है। तो उदाहरण में आप सीधा डैश करके लिखिएगा। राजस्थान में खादिन होता है जैसे, ठीक है, खादिन और नाड़ी, ये दोनों राजस्थान में लिखिएगा। नेक्स्ट है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में लिखिएगा बंधारस, ताल। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश, इसमें लिखेंगे बंधिस। बिहार में डैश करके लिखते जाएंगे आहार तथा पाइन। हिमाचल प्रदेश में लिखेंगे कुल्ह। नेक्स्ट है जम्मू के कांदी क्षेत्र में तालाब, और तमिलनाडु में एरिस, केरल में सुरंगम, कर्नाटक में कट्टा। ये जो विधियां हैं, ये सारी विधियां एक जैसी ही हैं जिसमें वर्षा के जल को संग्रहित किया जाता है। बस जगहों के हिसाब से उनके जो नाम हैं वो थोड़ा बदल जाते हैं, अलग अलग जगहों के हिसाब से वहाँ उनके नाम बदल दिए गए हैं। नेक्स्ट आता है कि वर्षा के जल को संग्रहित करने का, देखिए 2 कारण से हम इसको उपयोग में ला सकते हैं। एक हो सकता है कि हम वर्षा के जल को जब संग्रहित करते हैं तो हम तुरंत उसका कोई ना कोई उपयोग कर लें, जैसे सिंचाई में उसका उपयोग किया जा सकता है, या बड़ी टंकी में जमा कर दिया और बाद में कृषि वगैरह के अन्य कार्यों में इसका उपयोग किया जा सकता है। इसके अलावा यदि ऐसी परिस्थिति है कि हमें उसका उपयोग, वर्षा के जल का उपयोग तुरंत नहीं करना है, तो वर्षा के जल को बड़े बड़े गड्ढे खोदकर ज़मीन के नीचे पहुंचा दिया जाता है। ऐसी स्थिति में जब ज़मीन के नीचे जल संग्रहित रहता है तो उसे हम भौम जल कहते हैं। ठीक है। और हम जो पानी पीते हैं, हैंडपंप हो गया, मोटर वगैरह से, जिससे भी हम पानी, कुएँ हो गए, यहाँ जो भी हम पानी ऊपर की ओर खींच पा रहे हैं वो सारा का सारा जल भौम जल ही है, भूमि से आने वाला जल है। यही हमारा मुख्य स्रोत है जल का। ठीक है, भौम जल। तो भौम जल का स्तर बढ़ाने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। अगर ज़मीन के नीचे पानी सूखता गया, भौम जल का स्तर अगर लगातार कम होता गया, तो एक दिन ऐसा आएगा कि जल बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। दूसरा होता क्या है, वर्षा होती है। अब आप देख रहे हैं, अगर जैसे शहर में आप देखेंगे तो हर जगह सीमेंटेड रोड है, मतलब सड़क बन चुकी हैं, कंक्रीट है, तो पानी क्या होता है, वो बह के निकल जाता है। ज़मीन बची नहीं है, मिट्टी नहीं बचती है, खाली स्थान नहीं बचा है, तो उससे ये नुकसान होता है कि सारा का सारा जल बह करके बड़ी नदियों में, और नदियों से फिर वो समुद्र में जाके मिल जाता है, फिर हमारे वो पीने लायक रहता नहीं है। इसी के कंपैरिजन में अगर मिट्टी रहती तो मिट्टी में जितना वर्षा का जल सोख सकता था वो मिट्टी, उतना उसके अंदर अवशोषित हो जाता है, और जो एक्स्ट्रा होता है वही बह करके निकलता है। लेकिन मिट्टी अच्छे से वर्षा के जल को सोख लेती है, अवशोषित कर लेती है, और उस जल का उपयोग बाद में हम कर सकते हैं। तो भौम जल के स्तर को बढ़ाने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। आप लिखेंगे, इसमें हेडिंग लिखेंगे भौम जल के लाभ। क्यों भौम जल हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है? तो सबसे पहला लाभ है इसमें, नंबर 1 है, यह वाष्प बनकर उड़ता नहीं है। देखिए, उड़ने का सवाल ही नहीं था क्योंकि मिट्टी के नीचे बहुत ज़्यादा गहराई में चला जाता है, परंतु यह आसपास में फैल जाता है। ठीक है। नेक्स्ट लिखेंगे, यह बड़े क्षेत्र में वनस्पति को नमी प्रदान करता है। ठीक है। नेक्स्ट लिखेंगे, इससे मच्छरों के जनन की समस्या भी नहीं होती, क्योंकि मिट्टी के बहुत नीचे है, इसलिए वहाँ पर मच्छरों का प्रजनन भी नहीं हो सकता है। नेक्स्ट है, यह लिख लीजिएगा, मानव एवं जंतुओं के अपशिष्ट से झीलों तालाबों में ठहरे पानी के विपरीत संदूषित होने से अपेक्षाकृत सुरक्षित रहता है, क्योंकि ज़मीन के बहुत ज़्यादा नीचे है, इसलिए ये साफ़ भी रहता है। बाकी अगर आप तालाब, नदी तालाब देखेंगे, छोटे छोटे झील वगैरह देखेंगे, तो आप देखते हैं वहाँ पे जानवर पानी पीने जाते हैं, जानवरों के अपशिष्ट होते हैं, लोग नहाने जाते हैं, कपड़े धोते हैं, तो उससे क्या होता है, वो जो जल है वो ख़राब हो सकता है, दूषित हो सकता है, हानिकारक हो सकता है, हम उसका उपयोग नहीं कर सकते। इसके विपरीत भौम जल ऐसा है, बिल्कुल मिट्टी ज़मीन के नीचे से आता है, ज़मीन से हमें प्राप्त होता है, तो वो ज़्यादा साफ़ रहता है, वो दूषित नहीं होता है।
ठीक है। तो यहाँ पर आप एक जल संग्रहण की सामान्य विधि देख रहे हैं। इसमें आप देख रहे हैं जल ग्रहण क्षेत्र है, बारिश आती है उसके बाद उसको इकट्ठा कर लिया जाता है और इसी प्रकार से जल क्या है आगे तक बढ़ाया जाता है। तो जल संग्रहण के बारे में आज की डेट में आपने इतना काम कॉपी में कंप्लीट करना है।